तो दोस्तों आज मैं गाशियाकुटा एनीमे के एपिसोड 9, 10, 11, 12 को एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 9th एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि रूडो नो मैन्स लैंड में जाने के लिए काफी ज्यादा बेताब होता है क्योंकि उसे उस लड़की की तलाश करनी होती है। और आज जिन क्लीनर्स के साथ रूडो नो मैन्स लैंड में जाने वाला था वो सबके साथ फ्री हो जाते हैं, जहां वो उन क्लीनर्स की टीम से मिलता है जो कि उसके साथ नो मैन्स लैंड में जाएंगे। इस ग्रुप में शामिल है इंजन, रियो, जांका, ग्रेस, फोलो और 3 नए लोग जिनका नाम है डेलमोन, टामसी और मीमा। अब यहाँ इंजन रूडो को बताता है कि नो मैन्स लैंड जाने से पहले उन्हें कैनवास टाउन जाना होगा, एक ग्रेफिटी के लिए जाना जाने वाला शहर, जहाँ उन्हें गॉब से मिलना है। गॉब अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की मदद से कोई भी स्पेल कास्ट कर सकता है और उन्हें अपने ऊपर गॉब से प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करवानी होती है ताकि नो मैन्स लैंड में उनकी जान ना जाए। सब लोग फिर उस शहर के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में उस शहर के अंदर पहुंच भी जाते हैं। यहाँ दरवाजे पर एक स्पेल लगी होती है जो कि गॉब ने कास्ट करी थी। स्पेल ये थी कि जो भी शहर के अंदर कोई बुरा काम करने की सोच रहे हैं उनको शहर के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। और इसी वजह से यहाँ 2 लोग हमें दिखते हैं जो कि शहर के अंदर इंटर नहीं कर पा रहे होते, पर क्लीनर्स काफी आसानी से अंदर इंटर कर जाते हैं। बीच रास्ते में ये लोग एक बच्ची से टकराते हैं जो कि रोते हुए वापस उठकर यहाँ से भाग जाती है। और फिर तभी वो मेयर को भी देखते हैं जो कि उन्हें बताता है कि आज गॉब की डेथ हो गई है। गॉब की बॉडी में पोल्यूशन फैल गया था क्योंकि वो पॉल्यूटेड जोन के अंदर पेंटिंग कर रहा था। उसका मकसद पॉल्यूटेड जोन को पहले से भी कई ज्यादा खूबसूरत बनाना था, पर वो जब भी पेंटिंग करता तो अपना मास्क नहीं पहनता था, जिस वजह से उसकी ये हालत हुई और वो मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने अपना सक्सेसर चुन लिया था। वो बच्ची है जिसका नाम रेमलिन है। यहाँ हमें बताया जाता है कि गॉब का वाइटल इंस्ट्रूमेंट इतना अच्छा है कि उसे हाथ में लेने से ही किसी को भी उसकी पावर मिल जाती है। लेकिन जब तक उसका प्रीवियस ओनर जिंदा है तब तक नया ओनर उसकी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अब गॉब के मरने के बाद ये पावर रेमलिन को मिल चुकी है, जहाँ वो गॉब की मौत को लेकर काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि वो दोनों बिल्कुल भाई बहन जैसे थे। सब लोग यहाँ मौजूद गॉब की मौत पर अफसोस कर रहे होते हैं, जिसे देख रेमलिन खुश नहीं थी। रेमलिन फिर इस घर की छत पर पहुंचती है जहाँ वो सब लोगों से कहती है कि गॉब नहीं चाहता था कि हम सब उसके लिए उदास हो, इसलिए हम लोगों को पार्टी करनी चाहिए। वो फिर यहाँ कुछ स्पेस पर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जहाँ वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से उनके ऊपर एक स्पेल कास्ट करती है और वो सबके सब फायरवर्क्स में तब्दील हो जाते हैं। फायरवर्क्स को देख सब शहर के लोग यहाँ पर आकर पार्टी करने लगते हैं और हम जान पाते हैं कि इस शहर के लोग थोड़ा यूनिक तरीके से सोचते हैं। ये पार्टी असल में गॉब के आफ्टर लाइफ जाने की खुशी में थी। सब लोग ये जानकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और यहीं पर हमारा 9th एपिसोड एंड हो जाता है। 10th एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि गॉब की डेथ को अब कुछ दिन गुजर चुके हैं। यहाँ क्लीनर्स रेमलिन के पास अपने ऊपर एक स्पेल लगवाने के लिए आए थे, कैसी स्पेल जो कि उन्हें किसी भी एक हमले से बचा सके। यहाँ हम रेमलिन के वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ बातें जान पाते हैं, जैसे कि ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट अपने यूजर्स को खुद चुनता है। यूजर्स पर डिपेंड करता है कि ये इंस्ट्रूमेंट किस तरह काम करेगा। जैसे कि रेमलिन के केस में जो भी वो ड्रॉ करेगी, अगर उस ड्राइंग में कोई मीनिंग हो तो वो मीनिंग यहाँ अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि वो रूडो के ऊपर प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करने के लिए उसकी पीठ पर एक सर्कल बनाती है। इस सर्कल को बनाते वक्त वो सोचती है कि ये उसे किसी भी हमले से बचा पाएगा और इस तरह रेमलिन बाकी सबके ऊपर भी यही स्पेल कास्ट कर देती है। स्पेल कास्ट होने के बाद क्लीनर्स यहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ कुछ लोग रेमलिन को देख उससे वो टूल छीनने की बात करते हैं, लेकिन मेयर उन्हें यहाँ से डराकर भगा देता और हम जान पाते हैं कि किसी भी क्लीनर को मेयर से पंगा लेने में डर लगता है। ये लोग फिर यहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ इंजन हेडक्वार्टर जाने से पहले रूडो को एक वेयर हाउस में ले आता है। इस वेयर हाउस के अंदर बहुत सारे टूटे फूटे ऑब्जेक्ट्स है जिन्हें देख रूडो एक्साइटेड हो जाता है। इंजन बताता है कि क्योंकि वो नो मैन्स लैंड में जा रहे हैं इसलिए रूडो को यहाँ बहुत सारा सामान पिकअप करना होगा, क्योंकि नो मैन्स लैंड में कभी भी किसी भी इंसान की जान जा सकती है और इसलिए उन्हें हमेशा तैयार रहना होगा। रूडो फिर यहाँ बहुत सारा सामान पिक कर लेता है, जिसके बाद ये लोग हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं। हेडक्वार्टर्स में हम जान पाते हैं कि रूडो का मास्क रेडी हो गया है। बेसिकली यहाँ नो मैन्स लैंड जाने वाले हर एक इंसान को मास्क पहनना जरूरी होता है। क्लीनर्स के मास्क को बनाने वाले बंदे का नाम अगस्त होता है, जो कि थोड़ा सा पागल है। साथ ही हम जान पाते हैं कि वो आयशा का बड़ा भाई भी है। अब सारी तैयारियां कर लेने के बाद ये लोग पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं, जहाँ सब लोग रूडो को उसका कॉलर उतारने के लिए कहते हैं। कॉलर पर सब लोग अपना ब्लड लगा देते हैं, बताते हैं कि कॉलर पर जिस किसी का भी ब्लड लगा होता है रूडो उनके साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है। और ये देख हम समझ पाते हैं कि इस कॉलर को किसी गिवर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके बनाया है, या फिर वो रूडो से भी उसका ब्लड लेकर अपने अपने कॉलर्स पर लगा लेते हैं ताकि वो भी रूडो से कम्युनिकेट कर सके। और इसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठ नो मैन्स लैंड के लिए निकल पड़ते हैं। सीन कट होता है जहां हम इन्हें नो मैन्स लैंड में देख पाते हैं। इस जगह का नाम पेंटा होता है, जिसे नो मैन्स लैंड की डेजर्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जितना भी टेस्ट था वो हवा में पोल्यूशन होने की वजह से मिट्टी में तब्दील हो गया है। और इस डेजर्ट में किसी भी आम इंसान का सांस लेना पॉसिबल नहीं होता और इसलिए सब लोगों ने यहाँ अपना मास्क लगाया होता है। ये लोग आगे ही बढ़ते हैं कि तभी स्कॉर्पियन जैसे दिखने वाले कुछ ट्रैश बीट्स इन पर हमला कर देते हैं। ये लोग फिर इन ट्रैश बीट्स को काफी आसानी से हरा देते हैं, लेकिन जैसे ही वो इन लोगों को हराते हैं इनके सामने एक औरत आ जाती है। वो औरत अपना नाम आमो बताती है, जहाँ वो इन्हें ये भी बताती है कि जिस औरत की तलाश में वो लोग यहाँ है वो मैं ही हूँ। वो यहाँ इस जगह पर बिना मास्क के घूम रही होती है और इन सबको अपने घर में इनवाइट करती है, क्योंकि यहाँ पर उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इंजन कहता है कि हमें उसके घर में चले जाना चाहिए क्योंकि वो अकेली है और हम 9 बंदे हैं, और इसलिए अगर ये कोई ट्रैप भी हुआ तो हम उसे आराम से हैंडल कर लेंगे। सीन कट होता है जहाँ हम जेबर को उसके बॉस से बात करता देखते हैं। बॉस जेबर को बताता है कि पेंटा डिजर्ट में एक वॉचमैन सीरीज का वाइटल इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, जिसे उसे लेकर आना है और यही उसका मिशन है। जेबर इस मिशन को एक्सेप्ट करता है और उसे लेने के लिए निकल जाता है। और साथ ही इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि आमो ने यहाँ इंजन को बेहोश कर दिया था और ये देख रूडो शॉक हो गया था, जहाँ ये 10th एपिसोड भी एंड हो जाता है।
11th एपिसोड की शुरुआत में हम आमो को देख पाते हैं जो कि सारे क्लीनर्स को अपने घर ले आती है। ये घर एक बड़ा सा टावर होता है जो कि इस डेजर्ट के बिल्कुल बीच में बना था। टावर के अंदर पहुंचे लोग देखते हैं कि ये काफी ज्यादा सुनसान पड़ा है। आमो फिर उन्हें अपने कमरे में ले जाने लगती है और सबको अपने मास्क उतार देने के लिए कहती है। बताती है कि इस टावर के अंदर उन्हें सांस लेने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। सभी लोग अपना मास्क उतार देते हैं और आमो के कमरे में इंटर करते हैं। कमरे के अंदर इंटर करने के बाद रूडो आमो से सवाल पूछता है कि आखिर उसने किन लोगों को स्पेयर की तरफ जाता हुआ देखा है, जिस पर आमो अपने बारे में बात करने लगती है। कहती है कि क्या उनमें से कोई एक रिलेशनशिप में है। बेसिकली वो बाहर के लोगों से बात करना चाहती थी क्योंकि उसे बाहर के लोगों से मिले काफी ज्यादा टाइम हो गया है और वो इस टावर में अकेली ही काफी टाइम से रहती आई है। इंजन ये सुन कहता है कि हम उससे बस इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं, लेकिन आमो ये सुन गुस्सा हो जाती है। बताती है कि उसे लगा कि वो उससे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन जो भी यहाँ आता है वो उससे सिर्फ कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है और आमो को हर बार देना पसंद नहीं। और यहाँ वो अपने पास को याद कर काफी ज्यादा पागल होने लगती है। जहाँ तभी वो डेलमोन को कहती है कि वो इंजन को मार दे और डेलमोन ऐसा ही करता है, जहाँ वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से इंजन को हिट कर देता है और इंजन बेहोश हो जाता है। ये देख रूडो और बाकी सब शॉक हो जाते हैं। जहाँ वो बताती है कि असल में डेलमोन उसकी साइड पर है और वो उसे पसंद करता है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। बस वो इतना ही समझ पाए हैं कि डेलमोन उसके कंट्रोल में तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन तभी रूडो आमो के शूज को देखता है, जहाँ वही सिंबल बना होता है जो उसके ग्लव के सिंबल पर बना होता है, यानी कि ये भी वॉचमैन सीरीज के एक पार्ट है। साथ ही रूडो समझ पाता है कि उसने अपने शूज का यहाँ सीक्रेटली इस्तेमाल किया है, जिससे डेलमोन उसके काबू में आ गया है। जांका या इंजन को बेहोश देख उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, पर तभी डेलमोन उस पर हमला करता है और जांका इंजन को बचाने लगता है। आमो फिर इन सभी लोगों पर गुस्सा होती है क्योंकि इनमें से कोई भी आमो से बात करने या उससे मिलने के लिए नहीं आया था। वो बस आमो से कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते थे और ये बात जानकर वो गुस्सा होती है और डेलमोन को उन पर हमला करने के लिए कहती है। डेलमोन इन पर यहाँ हमला करने लगता है, जहाँ रियो से रोकने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी आमो बताती है कि इनके बीच एक और है जो कि उसका काफी बड़ा फैन है, यानी कि इनके दरमियान कोई ऐसा भी है जो कि अब उसके कंट्रोल में आने लगा है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि रूडो होता है। रूडो ने आखिरी बार आमो को अपने शूज का इस्तेमाल करते देखा था, जिसके अंदर से एक स्मेल निकली थी और जिसे सूंघने के बाद वो यहाँ हेलुसिनेट करने लगता है। देखता है कि वो स्फीयर वापस आ चुका है। यहाँ वो अपने सामने चीवा को देखता है जो उसे ना बचाने के लिए माफी मांगने लगती है और इस बार रूडो से काफी ज्यादा पसंद करने लगता है और उसकी फीलिंग्स चीवा के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती है। जांको और टामसी रूडो को रियल लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं, पर रूडो अपने बिल्कुल भी होश में नहीं था। आमो बताती है कि उसके शूज में से एक ऐसी स्मेल निकलती है जिसे सूंघने पर लोग अपने हैप्पी मोमेंट्स को इमेजिन करते हैं, जिसके बाद वो ऑटोमेटिकली आमो को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। लेकिन आमो नहीं जानती कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ये सुन टामसी और जांका समझ पाते हैं कि आमो की स्मेल को सूंघ सब लोग समझ पाते हैं कि आमो असल में वो लड़की है जिसे ये लोग पसंद करते हैं और जो भी आमो को हर्ट करने की कोशिश करता है वो उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। फिर रूडो का भी कुछ ऐसा ही सीन होता है, जहाँ जब जांका और टामसी आमो से फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं तो वो आमो को चीवा के रूप में देखता है, जहाँ टामसी और जांका उसे स्फीयर के गार्ड्स के रूप में नजर आते हैं जो कि चीवा को यहाँ स्फीयर से नीचे फेंकने वाले होते हैं। रूडो फिर टामसी और जांका से फाइट करता है, बताता है कि वो उन्हें चीवा को चोट पहुंचाने नहीं देगा। जांका और टामसी स्मेल वाली बात को याद कर अपने मुंह पर मास्क लगा देते हैं ताकि वो आमो के कंट्रोल में ना आ सके। और यहाँ हम देख पाते हैं कि जांका, टामसी और ग्रिस के अलावा सब लोग यहाँ आमो के कंट्रोल में आ चुके होते और वो इन तीनों पर हमला करने जा ही रहे होते हैं। लेकिन तभी टामसी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल इन लोगों पर करने का सोचता है और इसी के साथ यहाँ 11th एपिसोड एंड हो जाता है। 12th एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है, जहाँ टामसी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। ये एक थ्रेड स्टाफ होती है जिसका इस्तेमाल करने से सब लोग उसकी रस्सियों में जकड़े जाते हैं। आमो बताते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वो अपने आप को रस्सियों से आजाद कर ही लेंगे। लेकिन टामसी बताता है कि इन रस्सियों से आजाद होने की कोई जितनी भी कोशिश करता है ये रस्सियों से उतनी टाइटली जकड़ने लगती है। लेकिन आमो को बचाने के लिए ये लोग रस्सियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसे देख टामसी इन सारी रस्सियों को कंबाइन कर इन्हें आपस में बांध देता है। साथ ही वो इस बार आमो को भी अपनी रस्सियों में जकड़ लेता है, जहाँ आमो रोने लगती है और ये देख सब लोग अपनी रस्सियों से आजाद होने की कोशिश करते हैं और रस्सियां उन्हें और भी टाइटली जकड़ने लगती हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी से खून निकलने लगता है। टामसी के पास यहाँ और कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए वो अपनी रस्सियों को ड्रिल मशीन में बदलकर सबको ही फ्लोरों में दे मारता है और सब लोग टावर के फ्लोर को तोड़ते हुए नीचे पहुंच जाते हैं। ऐसा करने से सबकी बॉडी काफी बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है और सब मरने ही वाले होते हैं, जहाँ आमो रस्सियों से आजाद होकर इनका मजाक उड़ाने लगती है कि देखो अब तुम्हारे दोस्त मरने वाले हैं। लेकिन तभी टामसी बताता है कि कोई भी नहीं मरेगा क्योंकि सबके ऊपर ही प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट कर दी गई है जो कि उन्हें किसी भी एक अटैक से बचा सकती है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि सब लोग वापस नॉर्मली हील हो जाते हैं। साथ ही इंजन के साथ भी यही केस था, जहाँ डेलमोन के अटैक के बाद वो इमीडिएटली हील हो गया था और वो बस मौके की तलाश में था जहाँ वो बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था। वो यहाँ पीछे से आकर आमो के वाइटल इंस्ट्रूमेंट को उससे छीन लेता है, जिस वजह से सब लोग उसके कंट्रोल से आजाद हो जाते हैं। कंट्रोल से आजाद होने के बाद सब लोग यहाँ ट्रॉमेटाइज हो चुके थे क्योंकि वो अपने हैप्पी टाइम्स को इमेजिन किए थे और उन्हें उन लोगों को देखा था जिन्हें वो खो चुके थे। सारी सिचुएशन नॉर्मल होती और सब लोग आमो के पास पहुंच अपना मास्क लगा लेते हैं क्योंकि ऐसे आमो उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती थी। और क्योंकि आमो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से कहीं ज्यादा अटैच है तो इंजन उसे उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स वापस दे देता है। बताता है कि वो
बस एक छोटी सी बच्ची है, तो हम बस चाहते हैं कि वो हमारे कुछ सवालों का जवाब दे, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन रूडो को अपना पास याद कर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी वजह से उसके कुछ दोस्तों की जाने जाने वाली थी, इसलिए वो यहाँ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सीधा यहाँ आमो को पीटने लगता है। ग्रीस उसे रोकता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, बताता है कि वो बस एक लड़की है। लेकिन रूडो कहता है कि इस लड़की की वजह से मेरे कुछ दोस्तों की जाने जाने वाली थी, तो मैं क्या करूं। ग्रीस भी ऐसा चुप हो जाता है, लेकिन तभी इंजन रूडो के पास आकर उससे पूछता है कि आखिर अब वो आमो से वो इन्फॉर्मेशन कैसे निकलवाएगा जिसके लिए वो यहाँ आए थे। ये सुन रूडो शॉक हो जाता है और ये परेशान होने लगता है। इंजन फिर रूडो को उससे अकेले में बात करने के लिए थोड़ा दूर ले जाता है, जहाँ टोमे आमो की मरहम पट्टी करने लगती है। बात करते वक्त रूडो इंजन को बताता है कि जब वो स्फेयर पर हुआ करता था तो उसे हर छोटी से छोटी बात पर गुस्सा आया करता था, वो लोगों को अक्सर पीटता और उनसे लड़ाई करता। वो नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों करता था, पर अपने पास्ट को याद कर वो वापस से वैसा ही बन गया था जैसा वो स्फेयर पर था। भले ही वो कितनी भी चेंज करने की कोशिश करे, वो वापस वैसा ही बन जाता है जैसा वो ओरिजिनली हुआ करता था। इंजन फिर उसे समझाता है कि ऐसा सबके साथ होता है, पर उनके पास कोई चॉइस नहीं सिवाय आगे बढ़ने के, और इसलिए रूडो को भी यही करना चाहिए। और इंजन के कहने पर रूडो यहाँ आमो से माफी मांगने का डिसाइड करता है और फिर सीन कट होता है जहाँ हम आमो को देख पाते हैं जिसकी मरहम पट्टी हो चुकी है। वो यहाँ उन लोगों को उस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगती है जो कि ग्राउंड और स्फीयर के दरमियान आराम से मूव कर सकता है। वो उस बंदे को इंजन बुलाती है और सब लोग इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुनने लगते हैं। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम कॉर्वस को सैम्यू से बात करता देखते हैं। वो सैम्यू से पूछता है कि आखिर उसने रूडो के अंदर अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की मदद से क्या देखा था, जिस पर सैम्यू बताती है कि रूडो के ऊपर कोई तो कर्ज लगा हुआ है जो कि धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और इस कर्ज के अंदर पूरी दुनिया को खत्म कर देने की ताकत है, यानी कि रूडो इस पूरी दुनिया को खत्म करने का मकसद हो सकता है। लेकिन कॉर्वस कहता है कि वो उसकी फिक्र ना करे क्योंकि रूडो एक काफी अच्छा इंसान है। और इसी के साथ हमारा 12th एपिसोड एंड हो जाता है और आज की वीडियो यही एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस एनीमे में होने क्या वाला है। तो चलिए तब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।